हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 5 शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। मैं हल्का से आपको समराइज कर दूं। इस चैप्टर में हम लोग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। रिडक्शन में 4 टॉपिक्स हैं: कैटालिटिक रिडक्शन, रिडक्शन विद H+ आयन, रिडक्शन विद हाइड्राइड आयन एंड मिसलिनियस रिडक्शन। 4 चीजें हैं, 2 हो गया, कैटालिटिक रिडक्शन और रिडक्शन विद मेटल एंड H+। कैटालिटिक रिडक्शन में मैंने हाइड्रोजन जो हैवी मेटल्स होते हैं उनके साथ कैसे, हैवी मेटल एज अ कैटलिस्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, निकल, प्लैटिनम, पैलाडियम, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। फिर मैंने आपको विल्किंसन कैटलिस्ट बताया, लिंडलार बताया और रोजेनमंड कैटलिस्ट के बारे में बताया। ये एक टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक था मेटल और H+, जिसमें मैंने बर्श रिडक्शन, बोविएल्ट-ब्लैंक, स्टीफेंस रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ाया। ये दूसरा टॉपिक था, खत्म हो गया। आज मैं थर्ड और फोर्थ टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। थर्ड टॉपिक है मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, रिडक्शन कैसे होता है। उसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कैसे होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कैसे होगा, और है ना डाइबल H के साथ रिएक्शन कैसे होगा। और मिसलिनियस रिएक्शन में हम लोग है ना मीरवीन पोंडॉर्फ वर्ली रिएक्शन और वुल्फ किश्नर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज 5 रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं इस लेक्चर में, और मैं मानूंगा कि रिडक्शन ओवर हो गया। अगले लेक्चर से फिर हम लोग ऑक्सीडेशन शुरू करेंगे। तो लेक्चर 5 है ये, और इस लेक्चर में मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा, रिडक्शन विथ मेटल हाइड्राइड एंड मिसलिनियस रिडक्शन। तो रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड्स, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। तो मेटल हाइड्राइड के साथ क्या रिएक्शन होगा, मेटल हाइड्राइड का हो गया, मेटल हाइड्राइड भी देंगे, हाँ रिएक्शन मेटल हाइड्राइड H- हाइड्राइड का सोर्स होगा ये। इसमें 3 रिएक्शंस बताऊंगा मैं। पहला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिएक्शंस देता है। दूसरा, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसे रिएक्शन देता है। और तीसरा, डाइबल H, BALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिएक्शन देता है, ये बताएंगे। ये सभी हाइड्राइड के सोर्स हैं, तो जब भी रिडक्शन हाइड्राइड के सोर्स से हो, ये 3 तरीके हैं उसमें। तो आइए पहला वाला शुरू करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कैसे रिएक्शंस देता है, इसके बारे में जाना जाए। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LH, ठीक है, LAH भी कहते हैं इसको, LAH भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है LiAlH4, इसका फॉर्मूला होता है LiAlH4। अब ध्यान दीजिए, ये बेसिकली लिथियम तो खैर काउंटर इलेक्ट्रोफाइल है, ये AlHO4 है, H4- है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये हाइड्राइड का सोर्स होता है। अगर आप लिथियम को हटा दीजिए तो AlH4 जो होता है वो जनरली मौके आने पे ये ऐसे टूट जाता है, और 2 चीजों में। तो याद रखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आपको ऐसे देखना है, ये H- का सोर्स है और ये AlH3 का सोर्स है। AlH3 का सोर्स है। AlH3 जो होगा वो 3 बॉन्ड बनाया है इसने, और AlH3 के पास 3 बॉन्ड है ऐसे, और ये इस तरह का कुछ हिसाब किताब है, ठीक है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, AlH3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसलिए ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो याद रखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हाइड्राइड होता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो AlH3 होता है। याद रखिए, AlH3 कोई परमानेंट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये तब तक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है जब तक कि कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ जाता। जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये फिर से रीजनरेट हो जाता है। इसलिए कहने को तो ये इलेक्ट्रोफाइल
की तरह काम करेगा, पर ये ट्रांजिटरी इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कुछ देर जब तक कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता है तब तक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और फिर ये रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली कैटलिस्ट का काम करेगा, क्योंकि ये फिर से रीजनरेट हो जाएगा। दिस एक्ट्स एज कैटलिस्ट, तो ये कैटलिस्ट का काम करेगा। तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये ऐसा कैटलिस्ट है जो शुरू में अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल दिखाएगा और किसी से रिएक्ट कर जाएगा, पर रिएक्ट करने के बाद फिर से ये रीजनरेट हो जाएगा। जब कोई नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये रीजनरेट हो जाएगा। चूंकि ये रीजनरेट हो जा रहा है तो ठीक है, इसने रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह किया पर रीजनरेट हो गया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इससे इसका रोल जो है वो कैटलिस्ट वाला ही होगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो सब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देगा। जैसे एल्डिहाइड है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने वाले लोग 3 हैं, न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, तो ये 3 लोग इससे रिएक्ट करेंगे। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने वाले 5 लोग हैं, है ना, कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, ठीक है, 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, ईस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड और एसिड क्लोराइड, और कार्बोक्सिलिक एसिड खुद अपने आप में 5वां हो गया, तो 5 लोग ये हो गए। इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक नाइट्रो कंपाउंड्स या अजाइड वगैरह भी इससे रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड 3 और नाइट्रो अजाइड 5, टोटल 5 हो गए, और 5 मेरे ख्याल से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग ये 10 लोगों से रिएक्ट करता है। तो मैं 10 के रिएक्शंस आपको, है ना, बता दूंगा और लास्ट में हम लोग उसको समराइज कर लेंगे। तो वो समरी आप याद रखेंगे तो एग्जाम में समय अगर आप उस समरी, उस टेबल को देखेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो मैं पहला रिएक्शन कह रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का पहला रिएक्शन लिख रहा हूं एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड, नाउ एल्डिहाइड के साथ कैसा रिएक्शन होगा? तो इस मैकेनिज्म को तो मैं डिटेल्ड बताऊंगा, फिर आने वाले मैकेनिज्म को मैं शॉर्ट में बताना शुरू कर दूंगा। तो पहला मैकेनिज्म है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल डिटेल्ड और रियल मैकेनिज्म बताऊंगा। बाद में मैं आपको एक फॉल्स मैकेनिज्म बताऊंगा, जिस फॉल्स मैकेनिज्म के जरिए आप सारे इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शंस कर पाएंगे। तो मान लीजिए किसी एल्डिहाइड को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया जाता है तो होगा क्या? हाँ, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट स्टेप है। यहां पे हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल के रूप में मिलेगा, लेकिन इसमें हमेशा इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस में H+ मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह, रियल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और जब सेकेंड स्टेप में H+ आ जाएगा तब AlH3 जहां भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह लगा होगा वहां से वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इसे कैटलिस्ट कहते हैं। शुरू में तो ये अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल दिखाता है, पर दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के आने के बाद ये कैटलिस्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इसका रियल मैकेनिज्म लिख रहा हूं, फिर मैं इसका जुगाड़ वाला मैकेनिज्म लिखूंगा, और जुगाड़ वाला मैकेनिज्म आप याद रखेंगे तो आपके सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। अब रियल मैकेनिज्म क्या है कि अगर किसी एल्डिहाइड को आप लेते हैं RCHO, तो आप जानते हैं कि ये हाइड्राइड का सोर्स है और इसमें H- है, साथ में AlH3 भी है। ये न्यूक्लियोफाइल, ये आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने वाले लोग हैं एल्डिहाइड्स। तो न्यूक्लियोफाइल कहां ऐड होगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, तो H आके यहां जुड़ जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, तो ये आ जाएगा RCHO-, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से जो AlH4 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो AlH4 है, सॉरी AlH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये AlH3 यहां पे अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बनना चाहिए? RCOALHHH, और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, यहां पे आ जाएगा H और H, अच्छा ये चीज बन जाएगी। ठीक है ना, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप होगा। तो क्या किया आपने? देखा आपने, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक किया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हुआ और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब आप जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस, जिसमें H+ और वाटर है, मौजूद है। H+ जो है वो इस इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर में फिर से अटैक करेगा। इस एरो से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं, ये बात मैं जानता हूं, पर मैं दोनों तरह चीजें सिंप्लिसिटी के लिए दोनों चीज मूव करा देता हूं।
प्रोटॉन को भी मैंने यहाँ पे मूव करा दिया, ये आ जाएगा R C O H, Al H H H, यहाँ पे आ जाएगा माइनस H H प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस, आ गया। अब ये ऑक्सोनियम आयन है, ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटते ही ये चीज चेंज कर जाएगी, R CH2OH प्लस, तो R CH2OH और फिर से AlH3 रीजनरेट कर गया। यहाँ पे चूंकि ये रीजेनरेट कर गया, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसने किसकी तरह एक्ट किया, कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया, क्योंकि इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट किया और फिर से रीजनरेट हो गया, तो इफेक्टिवली ये पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैंने आज सीखा यहाँ पे कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करके 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे। एल्डिहाइड्स 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज होते भी हैं रिडक्शन के होने के बाद, ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे कि हमें फर्स्ट चीज मिल गई यहाँ पे पहली, क्या कि अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहा हूं जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शंस की समरी होगी, और इस समरी को आप याद कर लें तो आपको बार बार पूरी चीजें याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक और बात, फॉल्स मैकेनिज्म भी मैंने कहा था, मैं फॉल्स मैकेनिज्म बताऊंगा, वो ही बता देता हूं मैं। तो पहली चीज तो ये है कि मैं यहां पे लिखता हूं ये सबस्ट्रेट और यहां पे मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है और यहां पे मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं। तो पहला चीज जो मैं लिखूंगा यहां पे वो है कि एल्डिहाइड से जब रिएक्शन होता है, ठीक है, एल्डिहाइड से जब रिएक्शन होगा तो आपको यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अल्कोहल मिलेगा यहां पे। ठीक है, ध्यान देंगे। अब आगे क्या, मैं एक फॉल्स मैकेनिज्म की बात कर रहा था, अब यहां पे एक फॉल्स मैकेनिज्म भी बनाया जा सकता है। क्या कि ये तो रियल मैकेनिज्म है, रियल मैकेनिज्म है, आप देखिए ये तो रियल मैकेनिज्म है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इफेक्टिवली H जुड़ा यहां, H माइनस के रूप में जुड़ा यहां, और H प्लस जो है वो O से जुड़ा। तो ऐसा लगा जैसे यहां H जुड़ा तो ये CH2 हो गया, और यहां H जुड़ा तो ये OH हो गया। तो इसका जो मैकेनिज्म हम फॉल्स मैकेनिज्म जैसे मैं कह रहा हूं, अगर मैं उसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपको ध्यान देना होगा। अब मैं लिख सकता हूं H प्लस और OH, H प्लस और H माइनस का ही रिएक्शन हो रहा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्या, अब देखिए, अब आज के बाद आप मैकेनिज्म, फॉल्स मैकेनिज्म, दिस इज नॉट रियल मैकेनिज्म या दिस इज फॉल्स मैकेनिज्म, लेकिन इसको याद रखिए क्या कि अगर आपको एल्डिहाइड मिलता है और आप उसको पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो अपने मन में ये बात डाल दीजिए कि ये H माइनस का सोर्स है और ये H प्लस का सोर्स है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसने इलेक्ट्रोफाइल का काम किया था कुछ देर के लिए, लेकिन तभी तक के लिए ये इलेक्ट्रोफाइल था जब तक कि एक नया इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ गया। जैसे ही आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और फिर से, है ना, दोबारा पैदा हो जाता है। तो कोई चीज पहले लगी और फिर वापस आ गई तो इफेक्टिवली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं की, इसे उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहां पे क्या मैकेनिज्म हो जाएगा, पहले आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, तो हाइड्राइड यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हो जाएगा। ये चीज आ जाएगा फर्स्ट स्टेप, RCO माइनस HH, ये हो जाएगा, और H प्लस यहां अटैक कर देगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा आपको RCH2OH, ये आ जाएगा। तो मैंने सीखा, पहला रिएक्शन सीखा यहां फर्स्ट, कि एल्डिहाइड अगर कभी भी रिएक्ट करेगा, है ना, तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा।
क्लियर है ये बात? तो आज के बाद हमेशा इसको न्यूक्लियोफाइल, जहां भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखेंगे उसको न्यूक्लियोफाइल का सोर्स समझेंगे और न्यूक्लियोफाइल उससे ऐड कर देंगे, जो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट है वहां से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। अब सेकेंड चीज क्या होगा अगर हम इसको कीटोन से ट्रीट करते हैं? तो फिर वही बात, अगर कीटोन की बात आएगी तो सेम वही काम करना है यहां पे भी। फर्स्ट स्टेप LiAlH4, सेकेंड स्टेप H3O+, ठीक है। फिर ये हाइड्राइड का सोर्स होगा, दिस इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड एंड दिस इज द सोर्स ऑफ H+। तो हाइड्राइड जो है वो ऐसे यहां अटैक करेगा, ये टूट जाएगा, आ जाएगा RCOR-H-, ठीक है, माइनस, और फिर इसमें आ जाएगा H+, और ये चीज हो जाएगी RCH-R-OH। तो मैंने यहां देखा कि अगर मैं यहां कीटोन का इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा। तो याद रखिए 1 डिग्री मिला था यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो मैं इस बात को भी दर्ज कर लूं, है ना, क्या कि अगर मुझे यहां पर एल्डिहाइड मिला था तो उसकी जगह 1 डिग्री मिला, और यहां पर अगर मुझे कीटोन यूज करता हूं मैं, तो मुझे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कीटोन से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक, तीसरी चीज क्या, मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने वाला थी। थर्ड चीज साइनाइड हो सकता है, तो साइनाइड से भी रिएक्शन हम देख सकते हैं। तो थर्ड रिएक्शन यहां पे मैं साइनाइड से करने की कोशिश कर रहा हूं। अब साइनाइड कैसे रिएक्ट करेगा देखा जाए। थर्ड साइनाइड RC∭N, यहां पे क्या, सेम वही 2 चीजें। फर्स्ट स्टेप LiAlH4 और सेकेंड स्टेप है H3O+, ठीक है। अगर LiAlH4 हाइड्राइड का सोर्स होगा और ये H+ का सोर्स होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि साइनाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, पर चूंकि ये एडिशन न्यूक्लियोफिलिक देता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा RCH∭N-, और फिर ये H+ इससे जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा RCH∭NH। तो आपको इमीन मिला, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको यहां पे इमीन मिला, लेकिन ये यहां पे रुक नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे रुक नहीं जाएगा। फिर से ये इमीन को पे LiAlH4 का हाइड्राइड जो है अटैक करेगा, क्योंकि इस पे ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इमीन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और ये चीज बनेगी RCH2NH- या माइनस, और फिर अगली बार जो है H3O+, यानी हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे इसका, तो इससे H+ निकल के इससे जुड़ जाएगा ऐसे। तो ये चीज आपकी आ जाएगी RCH2NH2, ठीक है। ये आपका 1 डिग्री अमीन मिला मुझे यहाँ पे, 1 डिग्री अमीन। तो मैं बहुत ही क्लियर होता जा रहा हूं कि यहां भी कुछ वैसा ही हिसाब किताब लग रहा है मुझे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग चीजें जो हैं वो अमीन में चेंज कर जाएंगी। तो नेक्स्ट चीज क्या, अगर आप साइनाइड लेते हैं तो ये साइनाइड जो है वो 1 डिग्री अमीन में चेंज कर जाएगा अगर आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। अब क्या अगली चीज क्या, नेक्स्ट चीज है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड
और डेरिवेटिव, ये तो हो गया, एडिशन वाले लोग हो गए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव देखा जाए तो फोर्थ, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव यूज करता हूं RCOOH, और ना यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है LiAlH4 और वही हाइड्राइड का सोर्स है, और सेकेंड चीज जो है H3O+ है। तो फिर वही होगा, ये जो हाइड्राइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा। पहले सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं ये लोग, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये चीज कीटोन में बदल जाएगी, एल्डिहाइड में बदल जाएगी CHO। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में ही किया है ना, तो ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये लीविंग ग्रुप कहा जाता है। तो ये आया, ये यहां इसलिए आया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये यहां आया, OH चला गया, एल्डिहाइड बना। अब आपको मालूम है कि एल्डिहाइड को अगर LaH से ट्रीट करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो अगर आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, रेड रंग से होना चाहिए। तो ये यहां अटैक करेगा, ये ऐसे टूट जाएगा और ये चीज बनेगी RCO-HH। ये मैं डायरेक्ट कर सकता था, इस बार मैंने कर दिया, वरना मुझे मालूम है कि एल्डिहाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे H3O+ का H+ जो है वो फिर से इस पे अटैक करेगा और ये चीज जो है चेंज हो जाएगी RCH2OH में। तो यहाँ पे भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिला, 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर साइनाइड के बाद अगर आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सेम इसी तर्ज पर नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, पांचवा, अगर एसिड क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो फिफ्थ रिएक्शन है एसिड क्लोराइड। अगर एसिड क्लोराइड से रिएक्शन होता है RCOCl LaH, तो जैसे ही आप LaH से ट्रीट करेंगे, हाइड्राइड का सोर्स है ये हाइड्राइड का सोर्स है, ये हाइड्राइड, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने वाले लोग हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, जैसे चली जाएगी, ये आ जाएगा RC≡OH हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, है ना, LaH से ट्रीट किया गया, और फिर से दोबारा जब आप इसको LaH से ट्रीट करके और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मालूम है कि एल्डिहाइड जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखा, ये चीज 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाएगी। तो मैंने देखा कि एसिड क्लोराइड भी 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि अगर सबस्ट्रेट जो है वो एसिड क्लोराइड होगा या एसिड हैलाइड होगा तो वो चीज भी 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाएगी। नेक्स्ट क्या, तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स लिखता जा रहा हूं। अब इसके बाद में ईस्टर लूंगा, ठीक है, इसके बाद में ईस्टर लूंगा। तो ईस्टर से क्या होगा देखा जाए, ईस्टर में क्या होगा, ईस्टर के केस में 6th पॉइंट हो जाएगा, ईस्टर के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिएक्ट करेगा। तो RCOOR- है। अगर फर्स्ट स्टेप में आप इसको LaH से ट्रीट करते हैं जो कि हाइड्राइड का सोर्स है, हाइड्राइड का सोर्स है, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये ऐसे लीव कर जाएगा, ये हो जाएगा RC≡OH। और फिर इस पे आप LaH से ट्रीट करके H3O+ से रिएक्ट कराइए, है ना। LaH से ट्रीट किए तो फिर वही बात आ जाएगी, LaH से ट्रीटमेंट के बाद हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाएगा। तो यहां पे भी RCH2OH बनेगा और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाएगा। तो मैं एक मोटी सी धारणा क्या बनती जा रही है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग लोग जो है वो सारे के सारे 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट चीज क्या, अगर मैं इसको एनहाइड्राइड से ट्रीट करूं, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड से ट्रीट करूं तो क्या बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड से ट्रीट करूं तो क्या बनेगा। तो अगर मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड से ट्रीट करता हूं तो भी सेम चीज बनने की संभावना रहेगी। अब 7th रिएक्शन क्या हो जाएगा, RCOOCOR-।
अब इसमें अगर मैं इसको LaH से ट्रीट करता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करता हूं, तो आपको पता है ये हाइड्राइड का सोर्स है और ये चीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है। दोनों जगह में से कहीं भी दे सकती है। आप यहां भी यहां अटैक करेंगे तो ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा और यहां अटैक करेंगे तो ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो जैसे यहां आएगा ये लीव कर जाएगा और आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH। फिर वही बात आ गई कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और अगर आपको है ना एल्डिहाइड मिलता है जिसको आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करके अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको फाइनली 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, RCH2OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि एनहाइड्राइड जो है वो रिएक्ट करेगा तो यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैंने बता दिया कि एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में एक चीज और बच गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड बच गया है। ठीक है, तो अमाइड को भी देख लिया जाए। याद रखिए इन नाइट्रोजन कंटेनिंग जो स्पीशीज होते हैं इनके लिए एक बड़ा ही क्रूड रूल है मेरे पास। अब क्रूड रूल ये है कि जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज होंगे वो सभी आपके अमीन्स में चेंज कर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे के सारे अमीन्स में चेंज करेंगे और ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशीज अक्सर अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है तब भी अमीन में चेंज होगा। तो इस एक क्रूड रूल को फॉलो करेंगे तो 3-4 और चीजें आपको मिल जाएंगी जो LaH जिनसे रिएक्ट करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, अब आगे के लोगों में उतना रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखना जरूरी नहीं है, आप बस याद रखिए क्या, जैसे फॉर इंस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8वां 8th अमाइड। अगर मैं अमाइड को ले लूं तो अमाइड जो होता है RCONH2 जो है, अगर आप इसको LaH से ट्रीट करेंगे तो चूंकि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो ये अपने आप अमीन में चेंज हो जाएगा, RCH2NH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अमीन में चेंज हो जाएगा अमाइड। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या, 9th, तो मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग चीजें अमाइड में चेंज आती है, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होगा, तो यहां पे लिख सकता हूं अमाइड चेंजेस इनटू 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन में चेंज कर जाएगा। इसी तर्ज पर अगला क्या है ना, हम लोगों ने साइनाइड तो देखा, आइसोसाइनाइड भी इससे रिएक्ट करता है। आइसोसाइनाइड कैसे रिएक्ट करेगा, RNCLH किस में चेंज कर जाएगा, तो ये 2 डिग्री अमीन में चेंज कर जाएगा, हो जाएगा RN। अगर आप चाहेंगे तो इसका मैकेनिज्म बड़े आसानी से लिख सकते हैं, उतना कठिन मैकेनिज्म नहीं है इसका। ठीक है, RNHCH3 यानी 2 डिग्री अमीन में चेंज हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको याद इस बात को रखना है कि कौन किस में चेंज होता है। और यहां पे मैं आइसोसाइनाइड को अगर मैं ले लूं, आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड जो है 2 डिग्री अमीन में चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद और एक आध लोग बच जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एल्डिहाइड बताया, कीटोन, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, यहां तक आइसोसाइनाइड। इसके बाद बचता है आपका नाइट्रो कंपाउंड और अजाइड। ठीक है, तो 9th चीज क्या, 9th 10th नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड्स की जहां तक बात है तो नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी चूंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो तब भी LaH के साथ चीजें 1 डिग्री अमीन में चेंज करती है। इसके मैकेनिज्म को जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखिए, RNH2 में चेंज कर जाएगा, 1 डिग्री अमीन में चेंज कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यहाँ पे 2 बातें हो जाएंगी, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट हो जाएगा नाइट्रो कंपाउंड भी 1 डिग्री अमीन में चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से अजाइड जो है या एजोमीथेन कह सकते हैं, अजाइड कहिए है ना, अजाइड जो है, अब एजाइड्स किस में चेंज होते हैं, तो एजाइड होता है RN3।
मैं यहां पे लिख रहा हूं RN3, तो अजाइड्स के साथ भी रिएक्शन देता है LH अजाइड्स, अजाइड के साथ कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाएगा RN3LH LH। अब होता क्या है, यहां RN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस माइनस, ये चीज है। अब मैं आपको बता दूं, इसको मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि आप याद रखें कि जहां पे अजाइड होते हैं वहां पे एक संभावना हमेशा होती है, क्या, कि नाइट्रोजन गैस निकल जाए। और मैंने जीओसी में आपको पढ़ाया भी है लिविंग ग्रुप्स में कि जब भी लिविंग ग्रुप अगर एक स्टेबल गैस बन रही है तो वो बिना अटैक के ही लीव कर जाएगी, ना एक्सटर्नल अटैक हो चाहे इंटरनल अटैक, दोनों में से कुछ ना हो, तब भी वो नाइट्रोजन लीव कर जाएगा। तो ये चीज ऐसे तोड़ देंगे और ये चीज जो है इसमें चेंज कर जाएगी, क्या, RN डॉट 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 डॉट, इसमें चेंज कर जाएगी, ठीक है। और ये जो है ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बड़े आराम से हाइड्रोजन H माइनस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, H माइनस को एक्सेप्ट करेगा, जो कि मुझे LH से मिल जाएगा, LH से मिल जाएगा। तो यहां पर है ना, एक H माइनस चिपकेगा, फिर दूसरा H माइनस चिपकेगा, और फिर फाइनली मैं जो कह रहा था वही हो जाएगा, क्या, कि ये चीज भी आपकी अमीन में चेंज कर जाएगी, ठीक है। तो अजाइड भी जो है वो 1 डिग्री अमीन में चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये चीज भी लिख दिया जाती है, अजाइड जो है वो भी LH से रिएक्ट करके 1 डिग्री अमीन में चेंज करता है। तो एक मोटा सा रूल क्या हो गया कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग है, खाली ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, तो अल्कोहल में चेंज करेंगे। अब 2 डिग्री अल्कोहल कहां होगा आप देख लीजिएगा, यहां तक वो बात होगी। और अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है, जैसे साइनाइड में नाइट्रोजन था, या अमाइड आइसोसाइनाइड है ना, नाइट्रो अजाइड, इन सब में नाइट्रोजन होता है, तो ये लोग जो है जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, अगर नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दीजिए, अगर नाइट्रोजन है तो वो पक्का अमीन में चेंज कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या ध्यान दीजिएगा, और नोटेबल बात है, नोट। तो पहली चीज क्या, इफ कंपाउंड is oxygen containing, it will change to alcohol, दूसरा, if compound is nitrogen containing, it will change to amine, it will change to amine, अमीन को में चेंज कर जाएगा, ठीक है। अगली बात क्या, तीसरी बात, अगर मैं कहूं कि ये एक एल्कीन है और इसको मैं LH से रिड्यूस करना चाहता हूं, ठीक है, LH से रिड्यूस करना, तो ध्यान दीजिए LH जो है वो हाइड्राइड का सोर्स है, और हाइड्राइड एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, बेस की तरह भी कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कि एल्कीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो याद रखिए जो लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करेंगे। यानी मैंने यहां पे सीखा, क्या सीखा, यहां पे नो रिएक्शन होगा। तो एक चीज और जानने की जरूरत है कि एल्कीन्स एंड alkenes and alkynes are not reduced. Alkenes and alkynes are not reduced by lithium aluminum hydride because they give electrophilic addition reaction, and LAH is a source of nucleophile, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होता है, ठीक है। तो एक चीज और सीखा मैंने। चौथी बात क्या, अगर आप बेंजीन रिंग से रिड्यूस करना चाहेंगे सेम प्रॉब्लम आएगी। क्या, अगर मैं बेंजीन रिंग को रिड्यूस करना चाहूं LAH से, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएंगे, फिर मुझे मालूम है LAH जो है वो हाइड्राइड का सोर्स है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो है बेंजीन रिंग, आपको पता है बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो अगेन
ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता था, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। तो ये लोग अपना रिएक्शन इनिशिएट ही तभी करेंगे जब इलेक्ट्रोफाइल वहां मौजूद हो, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल मौजूद नहीं। यहाँ पे तो क्या मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। तो यहाँ पे क्या सीखेंगे कि बेंजीन को भी आप ना LAH से रिड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बेंजीन जो है लिख रहा हूं मैं, बेंजीन can't be reduced, benzene cannot be reduced by LAH because they give electrophilic substitution reaction, and LAH is a source of nucleophile, ठीक है, ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो समझ में आ रही बात आपको। तो हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि कब कौन रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। ध्यान इस बात का दीजिएगा कि इस टेबल में जितने लोग मेंशन्ड है इतने लोग ही रिएक्ट करेंगे LAH से। तो जनरली है ना, ऐसे तो स्पेशल केसेस एक आध हो सकते हैं, लेकिन जनरली अब जैसे एक स्पेशल केस पे आपको बताता हूं कि जहां पे आपको लगेगा अरे यहाँ तो एल्कीन भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, पर वो स्पेशल केस है। तो कुछ एक आध स्पेशल केसेस को छोड़ दिया जाए। और याद रखिए आपके एग्जाम में स्पेशल केसेस नहीं पूछे जाते हैं, जनरल केसेस पूछे जाते हैं। लोग जनरल केसेस ही नहीं याद रख पाते हैं। तो जनरल चीजें जानिए, एक्सेप्शन नहीं आता, किसी एग्जाम में एक्सेप्शन नहीं पूछा जाता है, रेयरली। भले ही टीचर्स एक्सेप्शन पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, पर बहुत एक्सेप्शंस नहीं पूछे जाते। आपका एग्जाम बहुत ही जनरल नेचर का होता है। ठीक है, तो पांचवी बात क्या, आप जैसे कोई ये चीजें याद रखिए बस कि कौन यही लोग रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकेंड कीटोन, थर्ड साइनाइड, फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिफ्थ एसिड क्लोराइड, सिक्स्थ ईस्टर, सेवेंथ एसिड एनहाइड्राइड, एट्थ अमाइड, नाइन्थ आइसोसाइनाइड और 10th नाइट्रो कंपाउंड और 11th अजाइड। ठीक है, इतने ही लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं LAH के थ्रू। स्पेशल केसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ नोटेबल बात मैंने कई बताई। पहली बताई कि ऑक्सीजन कंटेनिंग लोग अल्कोहल में, नाइट्रोजन कंटेनिंग लोग अमीन में, और एल्कीन्स रिएक्ट नहीं करेंगे, और बेंजीन रिंग जो है वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक जगह आप एल्कीन को, मैं नोटेबल फिफ्थ पॉइंट यहां लिख रहा हूं, कई जगहों पर बेंजीन रिएक्ट करता है। कब, जब वो किसी ऐसे ग्रुप से अटैच्ड हो जो कि जैसे अब यहां आप इसको ले लीजिए, अब यहां पे क्या है, एल्कीन है और साथ में कीटोन है, तो ये रिएक्ट कर सकता है। क्यों करेगा मैं समझाता हूं। अब यहां पे होगा क्या, LAH हाइड्राइड का सोर्स है जो कि एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां सिर्फ डेल्टा पॉजिटिव है, पर अगर रेजोनेंस की निगाह से देखेंगे तो रेजोनेंस जब होगा, इसका मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, रेजोनेंस करेंगे तो ऐसा होगा कि यहां पर O पे माइनस ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो यहां और यहां पे प्लस आ जाएगा, और ये चीज जो है, ये चीज हाइड्राइड का सोर्स इस पे अटैक करेगा, यानी हाइड्राइड अटैक करेगा। हाइड्राइड यहां पे अटैक क्यों करेगा, क्योंकि यहां पे प्लस चार्ज है, यहां पे प्लस चार्ज। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पे डेल्टा प्लस था और यहां पर प्लस चार्ज साक्षात है, तो हाइड्राइड को अटैक करने में यहां आसानी होगी। तो याद रखिए, एल्कीन, नॉर्मल एल्कीन जो कि नॉन पोलर होता है, जैसे यहां पे मैंने एल्कीन की बात की, एल्कीन जनरली नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर चीज पे हाइड्राइड क्यों अटैक करेगा, अगर उसको डेल्टा पॉजिटिव चाहिए अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल एल्कीन नहीं है, ये इस रेजोनेंस की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हाइड्राइड उस पे, यानी न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक करेगा ही करेगा। तो H यहां जुड़ जाएगा, तो ये चीज जो है ऐसे चेंज कर जाएगी कि H जुड़ जाएगा यहाँ, पाई बॉन्ड O माइनस यहाँ पे। याद रखिएगा LAH है और साथ में फिर हाइड्रोलिसिस भी होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो है हाइड्रोलिसिस का है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, H3O प्लस से H प्लस आएगा, और वो H प्लस जो है वो यहाँ अटैक कर देगा, और ये चीज इसमें चेंज कर जाएगी OH, और ये इनॉल कहेंगे इसे। मैंने टॉटोमेरिज्म में पढ़ाया है, इनॉल और कीटो दोनों टॉटोमेरिज्म में होते हैं, पर इनॉल से ज्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म होता है। तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज कर जाएगा। कैसे करता है ये भी मैंने GOC के 24th और 25th लेक्चर में बताया है। 1 2 3 ऐसे हो जाएगा।
1, ये बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, -2 हो जाएगा, और ये चीज वहां, ये चीज यहाँ चली जाएगी, यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज ये बन जाएगी, डबल बॉन्ड O, और ये H उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये बन गया। और फिर ये चीज फिर से LAH से रिएक्ट करेगी, LAH से, और आपको पता है कि कीटोन जो है जब भी रिएक्ट करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, फिर से ये LAH से रिएक्ट करेगा, तो ये चीज आपकी 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाएगी, ठीक है। तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो ऐसा लगेगा LAH ने इसको भी रिड्यूस कर दिया और LAH ने कीटोन को भी रिड्यूस किया। कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करना, 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस एल्कीन को भी LAH ने रिड्यूस किया। एल्कीन आमतौर पे LAH से रिड्यूस नहीं होती, यहाँ पे मैंने बताया क्यों पहले, है ना। लेकिन यहाँ वो एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी जिसमें जो कीटोन के साथ या किसी एल्डिहाइड के साथ क्या रेजोनेंस में होगा। तो यहाँ पर मैंने हाइड्राइड का पहला रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन हो गया। अब 2 और हाइड्राइड के रिएक्शन बच जाते हैं यहाँ पे, एक जो है डाइबल H के साथ रिएक्शन, और दूसरा जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन है ना इस सेक्शन में बच जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी एरो पे SBH भी लिखा रहता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो जाए। सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐसे होगा NaBH4, ठीक है। तो NaBH4 आपको देख के लगेगा जैसे सोडियम अल्कली मेटल है तो लिथियम अल्कली मेटल है, बोरॉन एल्यूमिनियम फैमिली का तो एल्यूमिनियम यहाँ पे, हाइड्राइड हाइड्राइड, तो बिल्कुल ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा फॉर्मेट होता है। Na+ और, है ना, BH4 में BH4- में BH3 और H- हो जाएगा। तो याद रखिए ये जो है H- का सोर्स तो है ही, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और टेम्परेली जो है BH3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लेकिन NaBH4 जो है वो LiAlH4 की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें अब चूंकि आप इसके केस में LAH के केस में सब देख चुके हैं, यहाँ पे कुछ बताना नहीं है कि कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे भी वही होगा कि NaBH4 हाइड्राइड का सोर्स होगा, हाइड्राइड अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और फिर अगले स्टेप पे जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H+ जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं है मेरे पास, बस आपको इतना याद रखना है कि ये माइल्ड है, इससे बहुत लोगों से रिएक्ट नहीं करेगा। तो SBH जो है इन टोटलिटी 3 लोगों से रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन टोटलिटी 3 लोगों से रिएक्ट करेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं सबस्ट्रेट, और प्रोडक्ट वही होंगे जो LAH के होंगे, LAH और SBH के काम करने में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो एक जैसा काम करेंगे। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, है ना, सबस्ट्रेट हो गया और प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट क्या किससे किससे रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। एल्डिहाइड को ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। कीटोन से रिएक्ट करेगा, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। और इसके अलावा बस ये एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है, जो बहुत रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। एसिड क्लोराइड से भी 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसके अलावा SBH आपके लिए किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये खत्म हो गया SBH। अब एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड से कैसे रिएक्शन होगा, वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होता है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होता है। तो अगली चीज क्या, एक चीज तो ये हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया। तीसरा है डाइबल H। डाइबल H, डाइबल H भी हाइड्राइड का सोर्स है, और डाइबल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डाई आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल BUTYL, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब याद देखिए DIBAL
H। ठीक है, यहां से D आ जाएगा, D I B A L और H, डाइबल H कहा जाता है। ठीक है, अगेन डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड है ना, तो डाइबल H जो है इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड, सोर्स ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड का सोर्स है। डाई आइसोब्यूटाइल, आप ऐसे तो आइसोब्यूटाइल इसे कहेंगे, CH3 CH CH2 CH3 Al CH2 CH CH3 CH3 और H, ये हो जाएगा। ये आइसोब्यूटाइल हो गया, ये आइसोब्यूटाइल हो गया, दो बार आइसोब्यूटाइल हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये हो गया। अब डाइबल H जो है वो भी बहुत गिने चुने लोगों से ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, किनसे रिएक्शन करेगा, मैं इसको टैबुलेट कर ले रहा हूं, सिर्फ दो लोगों से रिएक्शन करेगा, बल्कि हाँ ऐसे मैं यहां बना दे रहा हूं। तो इतना ही आपको याद रखना है कि दो लोगों से रिएक्ट करेगा। सबस्ट्रेट, ये और माइल्ड होता है, बहुत कम लोगों से रिएक्ट करेगा। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डाइबल H जो है ना, आपका ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ईस्टर को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और है ना, ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और साइनाइड को भी, ठीक है, साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो डाइबल H पूरा यही काम करता है, इतना ही काम करता है डाइबल H। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको सारे हाइड्राइड के रिएक्शंस बता दिए और ये कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करेंगे इसके बारे में बता दिया। अब इसके बाद क्या मिसलिनियस रिएक्शन शुरू किया करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने तीन चीजें कवर कर ली, कैटालिटिक रिडक्शन हो गया, मेटल और H+ का रिडक्शन हो गया, डाइबल और हाइड्राइड्स के रिएक्शंस हो गए। तीन तरह के रिडक्शंस हो गए, फिर से कहूं, कैटालिटिक रिडक्शन कर दिया, मेटल और H+ के साथ रिडक्शन हो गया, H- हाइड्राइड के साथ रिडक्शन हो गया, है ना, की वजह से रिडक्शन हो गया। अब मिसलिनियस रिडक्शंस बच गए हैं दो। ठीक है, मिसलिनियस रिडक्शन बचे हैं, तो तीन रिडक्शंस हैं, रेड फास्फोरस प्लस HI और क्या वुल्फ किश्नर रिडक्शन और मीरवीन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिएक्शन। तो आइए इनको भी देखते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का हो जाएगा मिससेलेनियस रिडक्शंस। मिसलेनियस रिडक्शंस में तीन टॉपिक्स हैं मेरे पास। ठीक है, मिसलेनियस रिडक्शन में मैं तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा, रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस प्लस HI, बड़ा फेमस रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है मीरवीन पॉन्डॉर्फ वर्ले रिडक्शन, मीरवीन पॉन्डॉर्फ वर्ले रिडक्शन, इसको MPV रिडक्शन भी कहते हैं या रिएक्शन कहते हैं। और तीसरा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन बिल्कुल मैकेनिज्म वाइज नहीं, प्रोडक्ट वाइज बिल्कुल क्लेमेंसन की तरह ही होता है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन ये हो जाएगा। तो ये मिसलिनियस रिडक्शंस में तीन लोग आते हैं। अब क्या देखा जाए, तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना, एक एक करके देखा जाता है, तो आइए एक एक करके देखते हैं इनको। पहला क्या, पहला रिडक्शन है रेड फास्फोरस प्लस HI। तो रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन बहुत ही सिंपल है। रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, ये लगभग हर चीज को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, बस कार्बन नहीं चेंज होने चाहिए, जो कार्बन स्केलेटन है वो चेंज नहीं होगा। तीन बातें हैं। तो पहली चीज, रिड्यूसेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू alkanes with no change in number of carbons में चेंज नहीं होगा, यानी कि जो बेसिक स्केलेटन है, जितने, अगर वो कंपाउंड में 5 कार्बन का कंपाउंड है तो कार्बन
5 ही रहेंगे, 5 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। दूसरा, अगर किसी जगह पर कोई हेटेरो एटम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर सल्फर है, यहां सल्फर है, तो सल्फर को छोड़ के बाकी चीजें, ये बॉन्ड जहां हेटेरो एटम होता है, इसको इस तरह के एटम को हेटेरो एटम कहते हैं, इसको तरह के एटम को है ना हेटेरो एटम कहा जाता है। और हेटेरो एटम जहां होता है वो बॉन्ड टूट जाता है, यानी इसका अगर आप रेड फास्फोरस और HI से रिडक्शन करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा है ना, रेड फास्फोरस प्लस HI से रिडक्शन करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। रेड फास्फोरस और HI से रिडक्शन करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो हेटेरो एटम जहां अटैच होता है वहां से ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा, सेकेंड पॉइंट क्या है, whenever a hetero atom is present, the chain breaks from there, ठीक है। चेन वहां से ब्रेक कर जाती है and we get है ना, चेन यहां से ब्रेक कर जाती है, चेन यहां से ब्रेक कर जाएगी और हमें जो है and we get alkane of remaining carbon atoms, जो कार्बन एटम्स बच गए हैं उनके, उसका चेन मिल जाएगा। तीसरी चीज क्या, तीसरा चीज जो है वो हो जाएगा कि अगर आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड मिल जाता है तो रेड फास्फोरस प्लस HI से वो अमीन में चेंज कर जाएगा। तो एक अंतर है, सभी को एल्केन में बदलता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो इफ देयर इज अ नाइट्रोजन containing species, there is a nitrogen containing species, it will change to amine with a red phosphorus plus HI, ठीक है, change to amine with red phosphorus HI। तो ये तीन बातें आपको रेड फास्फोरस प्लस HI में याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज होगी एल्केन में रिड्यूस होगी, हेटेरो एटम होगा तो टूट जाएगा और नॉर्मल एल्केन बन जाएगा, और अगर नाइट्रोजन है, उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो हेटेरो एटम वाला चक्कर नहीं चलेगा, वहां पे फिर वो चीज अमीन में चेंज कर जाएगी। अब ये दोनों रिडक्शंस तो बहुत एक एक लाइन के मैं इस पे आऊंगा, पर इससे पहले जहां हम लोगों ने रेड फास्फोरस प्लस HI पढ़ा है अभी, तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो रेड फास्फोरस प्लस HI है तो होगा क्या, यहाँ ये सब हटके सिर्फ एल्केन बच जाएगा, जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन बच, यहाँ एल्कीन भी एल्केन में बदल जाएगा। 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हेटेरो एटम है तो ये दोनों अलग हो जाएंगे और सिर्फ इतना बच जाएगा। इस तरह से ये Cl भी हट जाएगा एल्केन में, एल्काइल हैलाइड भी एल्केन में, और ये O हट जाएगा, तो यहां पर सिर्फ ये बचेगा। यहां देख लीजिए रेड फास्फोरस प्लस HI है तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या है, मीथेन है, CH4 है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये कार्बन को आप मिस नहीं करेंगे, इसको छोड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी एल्केन में बदल जाएगा, और कार्बन मिस नहीं करेंगे आप, कार्बन उतने का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे वो कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिया। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये ईस्टर है तो ईस्टर का ये कार्बन रहेगा, O चला जाएगा और यहाँ कट जाएगा। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ये बन जाएगा, ये चीज बन जानी चाहिए, ऐसे ये चीज बन जाएगी। इसी तर्ज पर यहां क्या होगा, यहां पे हो जाएगा ये चीज बन जानी चाहिए। यहां पे क्या होगा, अब देखिए है ना, रेड फास्फोरस प्लस HI है, लेकिन अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है तो मैंने आपको आगाह किया था नाइट्रोजन कंटेनिंग में एल्केन नहीं बन के अमीन बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये चीज जो है ऐसे
NH2 में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ये C ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये C यहाँ है, देखिए ये फर्स्ट कार्बन है ना, ये सेकंड है, यहाँ पे भी फर्स्ट है और सेकंड है, दो तो हैं, ठीक है, दो तो हैं। उसके बाद जो N है वो NH2 में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा 12th क्वेश्चन में, 12th में होगा ये, जैसे हाइड्रोजन और, अब 12th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब तक तो ठीक है, रेड फास्फोरस प्लस HI पे हम दोनों ने क्वेश्चंस कर लिए, आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि रेड फास्फोरस और HI से रिएक्शन कैसे होता है। अब आइए जितना हम लोगों ने सीखा है अब तक उन सबको अप्लाई करते हैं एक साथ। हाइड्रोजन एंड निकल एल्कीन को एल्केन में बदल देगा, लेकिन एल्कीन्स जो हैं वो ये हाइड्राइड का सोर्स है और इससे रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन होगा। ये स्टीफेंस रिडक्शन है, स्टीफेंस रिडक्शन जो है वो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एल्कीन से रिएक्शन नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। ये भी हाइड्राइड का सोर्स है, एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका रोजेनमंड कैटलिस्ट है, और रोजेनमंड कैटलिस्ट जो है वो एल्काइन से रिएक्ट करके एल्कीन में बदलता है, एल्कीन से रिएक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये 12वां क्वेश्चन था। आइए 13th क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, एल्कीन और एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करता है, हो गया। हाइड्रोजन निकल भी यही करता है, LH हाइड्राइड का सोर्स है और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आता है, नो रिएक्शन। मेटल और H+ का सोर्स, लेकिन एल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन देता है तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां आ जाइए, रोजेनमंड कैटलिस्ट क्या करेगा, इसको एल्कीन में बदल देगा, और वो भी सिन एडिशन के साथ, ठीक है। तो ये आपका सिस बन जाएगा, जबकि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कर लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। लिंडलार कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको सिस में कन्वर्ट कर देगा। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एंटी एडिशन, देखिए यहाँ पे सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का, इसलिए सिस बनेगा, यहाँ एंटी एडिशन होगा इसलिए यहाँ पे ट्रांस बनेगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस। और आपने जो पढ़ाई की है अब तक, अब सारे रिएक्शंस आप जानते हैं तो बड़े आराम से चीजें कर सकते हैं। आपको पता है कि सिस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दोनों हाइड्रोजन जो जुड़ा है वो सिन तरीके से जुड़ा है, जबकि यहाँ और यहाँ जो है एंटी तरीके से जुड़ा है। रेड फास्फोरस प्लस HI से एल्केन बन जाएगा, 4 कार्बन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन इन निकल एल्कीन को भी रिड्यूस करता है और कीटोन को भी, तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। OH LAH, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। क्या ये अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन नोट करके कि एल्कीन भी रिएक्ट कर जाता है, एल्कीन भी रिएक्ट कर जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, LH हाइड्राइड का सोर्स है और यहां पर रेजोनेंस होने की वजह से यहां प्लस आ जाएगा और इस प्लस से ये हाइड्राइड आकर चिपक जाएगा, तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, O-, और इस पे ऑफ कोर्स हाइड्रोलिसिस भी होगी, यहां पे भी हाइड्रोलिसिस है बिना कहे, तो हाइड्रोलिसिस है। तो ये बॉन्ड ऐसे गया और ऐसे टूटा तो यहाँ प्लस आ गया, हाइड्राइड उससे आके चिपक जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड लगेगा और यहाँ नेगेटिव जो होगा H+ उससे आके चिपक जाएगा। ये चीज आपकी बनेगी इनॉल। और आपको पता है इनॉल जो है वो टॉटोमराइज कर जाता है, तो कैसे टॉटोमराइज करता है मैंने ये भी बताया था आपको। ये मैंने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म GOC चैप्टर के लेक्चर नंबर 24 और 25 में पढ़ा है। अगर आपको टॉटोमेरिज्म नहीं समझ में आता तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे और ये H यहाँ आके लग जाएगा, तो बेसिकली आपको ये मिलेगा ये, और फिर हाइड्राइड इसके साथ रिड्यूस करेंगे ना, हाइड्राइड से रिएक्शन होगा और साथ में H3O+ से रिएक्शन होगा, अगर फिर LAH से रिएक्शन होगा तो आप जानते हैं 2 डिग्री कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर जाता है, तो यहाँ पे आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये भी रिड्यूस हो गया, वो भी रिड्यूस हो गया। हाइड्राइड के साथ NaBH4 के साथ भी सेम ऐसा ही होगा, सेम चीज मिलेगी आपकी, यहाँ पे OH मिल जाएगा। जबकि जिंक इन H+ जो है एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है एल्केन में, यहाँ एल्काइल हैलाइड नहीं है इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कर लीजिए। अब आपको पता है कि ये लिंडलार कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट एल्काइन से रिएक्ट करता है और साइनाइड से रिएक्ट करता है,
इससे यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बेंजीन से रिएक्शन करता है, बर्स्ट रिडक्शन है, बेंजीन से रिएक्शन करता है और एल्काइन से रिएक्शन करता है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। रेड फास्फोरस प्लस HI कन्वर्ट्स एवरीथिंग टू एल्केन, तो यहां पर जो है एल्केन बनेगा ऐसा। जितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो बढ़ाया 1 2 3 4 5। यहां पे मैं ये सारे जो रिएजेंट्स हैं उनको मैं एक साथ इस क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं। आपने अगर शुरू से रिडक्शन पढ़ा है तो ये सब मैंने पढ़ा है आपको कि हाइड्रोजन निकल कैसे रिएक्ट करता है, LH कैसे करेगा, NaBH कैसे करेगा, है ना। सारे लोग का रिएक्शन मैंने बताया है आपको। और ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। विल्किंसन कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्कीन और एल्केन से रिएक्ट करता है, कीटोनिक पार्ट से नहीं करेगा। तो यहां इसका आंसर ये आ जाएगा, कीटोन ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट सिर्फ एल्कीन और एल्काइन से रिएक्ट करता है, यही बनेगा। इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 15वां क्वेश्चन क्या है, अब विल्किंसन कैटलिस्ट सिर्फ एल्कीन से रिएक्ट करेगा, कीटोनिक पार्ट से नहीं, तो ये बनेगा ऐसा। हाइड्रोजन निकेल दोनों से रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन एल्कीन एल्केन में और ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा LaH। अब देखिए ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है, तो इसलिए ये एल्कीन है और वो कीटोन है, अलग अलग चीजें हो गई। LaH सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, एल्कीन को नहीं, और ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। NaBH4 के साथ भी सेम होगा, क्योंकि NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है। जिंक और H+ आयन के प्रेजेंस में, है ना, मेटल और H+ के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड एल्केन में चेंज होते हैं, रिएक्शन नहीं होगा। और रेड फास्फोरस प्लस HI में ये सारी चीजें किसमें चेंज कर जाएंगी, एल्केन में चेंज कर जाएंगे। यू शुड अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपको सिर्फ एल्कीन को रिड्यूस करना है और कीटोन को नहीं, तो आप विल्किंसन इस्तेमाल करिए। आपको दोनों को रिड्यूस करना है और अल्कोहल पे रुक जाना है तो ये करिए। अगर दोनों को रिड्यूस करना है और एल्केन तक पहुंचना है, क्योंकि अल्कोहल को फर्दर रिड्यूस करने पे एल्केन बनता है, ध्यान रखिएगा, अल्कोहल को फर्दर रिड्यूस करने पे एल्केन बनता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए इस तरह से होता है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक या एल्केन है, एल्केन ऑक्सीडाइज करता है तो अल्कोहल, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल अगर बनता है तो एल्केन ऑक्सीडाइज करता है तो अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन होता है, और एल्डिहाइड कीटोन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होने पे ऐसा होता है। और रिडक्शन होने पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स में रेस्पेक्टिवली ना चेंज करते हैं रिडक्शन पे, रिडक्शन होने पे। और अल्कोहल रिड्यूस होने पे किस में चेंज करता है, एल्केन में चेंज करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं बल्कि रेड एरो बना दूं तो आपको ज्यादा अंतर समझ में आएगा वीडियो में। देयर इज अ पॉसिटी ऑफ स्पेस हियर। फिर भी मैंने बताया एल्केन ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होने पे एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस होने पे अल्कोहल, और अल्कोहल रिड्यूस होने पे किसमें चेंज करता है, एल्केन। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्कोहल पे ही रुक जाए तो हाइड्रोजन निकेल, आप चाहते नहीं एल्केन तक पहुंच जाए तो रेड फास्फोरस प्लस HI, ठीक है। आप चाहते हैं कि एल्कीन को टच ना किया जाए और सिर्फ कीटोनिक पार्ट रिड्यूस हो तो LaH और SBH यूज कर सकते हैं, ये दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो सारे रिडक्शन के यूजेस और वेरिएशंस दिखाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन ये लेक्चर लगभग समाप्ति की ओर है, हम लोगों ने, है ना, मैक्सिमम चीजों पे क्वेश्चंस कर लिए। अब मिसलिनियस रिडक्शन में मैंने लेकिन एक ही रिडक्शन बताया आपको, रेड फास्फोरस प्लस HI। अब 2 रिडक्शन और बचते हैं, मीरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो आइए इन दोनों को देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन हो जाएगा मिसलिनियस में मीरविन पॉन्डॉर्फ वर्ले रिएक्शन, वर्ले रिडक्शन। कुछ नहीं, ये एक नेम्ड रिएक्शन है और आपको इसका नाम पता होना चाहिए और क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अब इसमें होता यह है कि आप प्रोपेनॉल ले लीजिए, ठीक है, मीथेन प्रोपेन 2ऑल ले लीजिए, और प्रोपेन 2ऑल को किसी भी कीटोन से ट्रीट करिए, कीटोन या एल्डिहाइड, है ना, कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। तो होगा क्या, ये प्रोपेन 2ऑल है, प्रोपेन 2ऑल है ये, और प्रोपेन 2ऑल जो है
प्रोपेन टू ऑल है। कीटोन और एल्डिहाइड प्रोपेन टू ऑल के साथ रिएक्ट जब करता है तो याद रखिए प्रोपेन टू ऑल अल्कोहल है, अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज करता है 2 डिग्री तो कीटोन बनता है। तो होगा क्या, ये कीटोन एसीटोन में अगर ऑक्सीडाइज कर जाता है तो याद रखिए ये चीज ऑक्सीडाइज कर जाती है कीटोन में, और खुद को जब कोई ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को क्या कर देता है, रिड्यूस। तो ये चीज रिड्यूस होके अल्कोहल में बदल जाती है, 2 डिग्री अल्कोहल में बदल जाती है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये चीज रिड्यूस कर गई, ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। इस चीज को एसीटोन कहते हैं, इसको मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिएक्शन कहते हैं या एमपीवी कहते हैं। उल्टा भी होता है, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को एसीटोन से ट्रीट करिए तो एसीटोन खुद को रिड्यूस कर लेगा प्रोपेन टू ऑल में, और जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा, नहीं जो भी अल्कोहल होगा चाहे 1 डिग्री चाहे 2 डिग्री, वो रेस्पेक्टिवली 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड में और 2 डिग्री वाला जो है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन भी फेमस रिएक्शन है जिसको ओपिनार रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ओपिनार ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इधर मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिडक्शन और इस तरफ जो है OPPENEAUR, ठीक है, ओपिनार ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ये दोनों रिएक्शंस याद रखने चाहिए, और ये कुछ नहीं, बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है। कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड प्रोपेन टू ऑल से रिएक्ट करता है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस हो जाता है और प्रोपेनॉल जो है एसीटोन में चेंज हो जाता है। इसको हम लोग है ना मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिएक्शन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं। तीसरी बात क्या, तीसरी और आखिरी चीज क्या, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब वुल्फ-किश्नर रिडक्शन ना आउटकम में बिल्कुल ही क्लीमेंसन की तरह होता है। आउटकम में ये बिल्कुल क्लीमेंसन की तरह होगा, कोई अंतर नहीं है क्लीमेंसन और इसमें आउटकम में, ठीक है। तो सेम आउटकम एज क्लीमेंसन। मेरे कहने का सेम का मतलब ये नहीं कि दोनों का मैकेनिज्म मैच करता है, बस दोनों का आउटकम मैच करता है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए क्लीमेंसन का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है, वो मेटल और H+ का रिडक्शन होता है, जबकि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के बारे में डिटेल में कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर बताऊंगा कि वहां पे बताऊंगा कि कैसे रिएक्शन होता है। तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में होता क्या, वही होता है, एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो वो, आपको याद है क्लीमेंसन में क्या होता है, क्लीमेंसन में एल्डिहाइड या कीटोन दोनों एल्केन में बदल जाता है, एल्केन में बदल जाता है। तो यहां पे भी यही होगा, दोनों एल्केन में बदल जाएंगे, और यहां पर होगा ये रिएजेंट जो होता है वो NH2NH2 हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। यहां क्या बन जाएगा, RCH3 बन जाएगा एल्केन, और यहां पे भी ऐसा ही होगा, NH2NH2 OH माइनस, ये चीज भी एल्केन में बदल जाएगी, RCH2R में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों एल्केन में चलने, तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में होता क्या, ये दोनों एल्केन में बदल जाएंगे। तो याद रखिएगा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी वही चीज होती है, दो चीजें जो क्लीमेंसन में होती हैं, मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो है वो भी एल्केन में बदल जाता है, और कीटोन जो है वो भी एल्केन में बदल जाता है। तो आज इस लेक्चर में के साथ रिडक्शन एंड होता है। हमने 4 मेजर टॉपिक्स पढ़े, कैटालिटिक रिडक्शन, रिडक्शन विद मेटल एंड H+, रिडक्शन विद हाइड्राइड एंड मिसलिनियस रिडक्शन। रिडक्शन ओवर हो गया। अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे पढ़ लेने से आपके आगे की ग्रुप केमिस्ट्री बहुत हल्की हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंड
करने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।